देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सर्कल का लेक्चर 8 लेके आ रहे हैं। लेक्चर 8 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज 9.2 में 6th नंबर का क्वेश्चन पिछला लेक्चर में मैंने नहीं शूट किया था, जिसके कारण अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग शूट करेंगे और उसी क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि आगे फिर क्या हम लोग कवर करेंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब जो थ्योरम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो इतना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके एग्जाम में 99.999% आने का चांस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्यारे बच्चों। और वो लॉन्ग टाइप में आपसे पूछता है और वो थ्योरम इतना ज़्यादा उस थ्योरम का इंपॉर्टेंस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि उससे एमसीक्यू का भी सवाल इतना ज़्यादा बनता है, इतना वैरायटी का सवाल बनता है कि अगर वो थ्योरम का अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो सर्कल का बहुत सारा क्वेश्चन उस थ्योरम से भी बनता है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप लेक्चर को देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। देखिएगा बहुत ही क्वेश्चन मजा आएगा आपको बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony full stop. Three boys Ankur comma Sayyad and David, three boys Ankur, Sayyad and David are sitting a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other, full stop. Find the length of the string of each phone. सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन जब पढ़िएगा प्यारे बच्चों, 1 मिनट आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, उसके बाद अगर आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनता है उसके बाद मेरा वीडियो को देखिए। अगर बन जाता है तो भी बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनता है तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कम से कम आपने ट्राई तो किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। सबसे पहला लाइन बोलता है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, वो स्थित है। और 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड, 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। मतलब सैयद, अंकुर और डेविड सर्कुलर पार्क में, मतलब सर्कल बाउंड्री पे क्या है, सिटिंग का मतलब क्या हुआ, बैठे हुए हैं। और ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। मतलब टॉय टेलीफोन सभी के हाथ में है कि ताकि एक दूसरे से बात कर सके। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन बोल रहा है, और स्ट्रिंग का आपको लेंथ बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। और सबसे पहली बात कि तीनों जो बैठे हुए हैं वो इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों, तीनों जो बैठे हुए हैं वो इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। देखिए ये 6 नंबर का सवाल है, एक्सरसाइज
9.2। तो चलिए पहले इसका तो फिगर बना लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है ये। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा है ये। देखिए बच्चे, 3 लड़के हैं। कौन कौन? अंकुर, मान लीजिए ये अंकुर हो गया, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट कौन है? सैयद। नेक्स्ट है सैयद, एस स्टैंड फॉर सैयद और डी स्टैंड फॉर डेविड। डी स्टैंड फॉर डेविड। ठीक, डी स्टैंड फॉर डेविड। क्या बोला प्यारे बच्चों? तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, मतलब अंकुर और सैयद के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस सैयद और डेविड के बीच है, उतना ही डिस्टेंस अंकुर और डेविड के बीच है। समझ रहे हो? फिर से बता दूं, अंकुर और सैयद के बीच जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस सैयद और डेविड के बीच है, सेम डिस्टेंस अंकुर और डेविड के बीच है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कि पूरा? कोई कंफ्यूजन है क्या? एनी डाउट? नहीं ना? अब देखिए, आगे बढ़े या नहीं बढ़े? अब देखिए, और क्या बोला कि इस जो सर्कुलर पार्क है इसका रेडियस जो है वो 20 मीटर है। रेडियस कितना है? 20 मीटर, राइट अराउंड। अच्छा ये बताइए, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का पता है आपको सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड पता है कि क्या होता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड का मतलब होता है, किन्हीं को पता है कि सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्लियर है ना? तो तीनों मीडियन, मान लीजिए एडी एक मीडियन हुआ। एक मीडियन कौन हुआ? एडी। दूसरा मीडियन मान लीजिए एसई। तीसरा मीडियन कौन हुआ? डीएफ। मतलब ये तीनों क्या है? मीडियन। तीनों क्या है? एससी, एडी और डीएफ क्या है? मीडियन। और मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड और इट इज डिनोटेड बाय जनरली कैपिटल जी। कैपिटल जी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ए एस डी जब तीनों सेम डिस्टेंस पे है तो ए एस डी इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो अंकुर, सैयद और डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, इसका मतलब जो ट्रायंगल ए एस डी है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बात ये है, मैं एक थोड़ा सा, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल कहलाएगा, राइट और रॉन्ग। और सरकम सर्कल में अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल बन रहा हो तो इक्विलैटरल का जो सेंट्रॉइड होता है और सरकम सर्कल का जो सरकम सेंटर होता है, ध्यान से समझिएगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ये सर्कल का जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब
कहने का मतलब सरकम सर्कल, सरकम सर्कल का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेज को टच करके पास कर रहा है, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेज को टच करके पास कर रहा है। क्लियर है? राइट अराउंड। और जो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है सर्कल के अंदर, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा और जो सर्कल का जो सर्कम सेंटर होगा वो कोइंसाइड करता है प्यारे बच्चों। मतलब यही पॉइंट इस सर्कल का सर्कम सेंटर भी होगा और यही पॉइंट इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि AG मीन्स AG बाय GD का जो रेशियो होगा वो 2:1 का रेशियो होगा। समझ में आया? AG बाय GD, AG बाय GD का रेशियो क्या होगा? 2:1 का रेशियो होगा। समझ गए? थोड़ा थोड़ा कोई कंफ्यूजन? अब देखिए इससे क्या हुआ ना प्यारे बच्चों, इससे ये फायदा हुआ, मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टीचर लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बनाते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बहुत ही इजी वे में आपको मैं बताऊं। देखिए अब AG, अब आप बताइए, आप मेरे को बताइए कि AG क्या है? रेडियस है। SG क्या है? रेडियस है। AG और SG और GD ये क्या है? रेडियस है। कितना? 20 मीटर। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है? राइट यारो, राइट यारो। अब आप ही बताइए कि AG, मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगा, स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, सिर्फ आप पहले कॉन्सेप्ट समझो कि इसको मैं कितना इजी वे में डील करूंगा। बहुत सारे टीचर इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, लेकिन आप लोग मत फंसिएगा। राइट यारो, मैं आपको बहुत ही सिंपल, अब देखिए प्यारे बच्चों, AG का वैल्यू दे दिया 20। पहले लॉजिक को समझिए। जब AG का वैल्यू दे दिया 20 तो AG हमको मिल गया 20। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो यहां से GD का वैल्यू मिल, AG के जगह पे 20 पुट कर देंगे तो क्या GD का वैल्यू मिल जाएगा? यहां से GD का वैल्यू मिल जाएगा। तो AG के जगह पे सबसे पहले आप 20 पुट कीजिए और यहां से GD का वैल्यू निकालिए तो 2/1। अब GD का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? GD मतलब क्या होगा? 20/2 और 20/2 का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर। GD का वैल्यू क्या हुआ? 20/2 और 20/2 का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर। अब ध्यान से समझना, अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि GD हमारा कितना निकल गया? 10 मीटर। और SG क्या है? SG क्या है? रेडियस। तो ये कितना है और ये कितना है? राइट अराउंड। क्या यहां से SD निकल जाएगा? और SD जैसे निकलेगा तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो इसका मतलब SD क्या होगा? SD, अच्छा यहां पे D, हम लोग यहां पे 2D हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे हम लोग क्या कर दे? P कर देते हैं। ठीक, P कर देते हैं। ये D स्टैंड फॉर डेविड था, इसलिए मैंने रखा था। यहां पे P कर देता हूं। अब देखो यहां से SP निकल जाएगा और SP जो होगा वो SD का क्या होगा? ट्वाइस होगा। SP जो है SD का ट्वाइस होगा। तो ये इजी वे में सवाल बन गया। नहीं समझे? अब ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करके मैं क्या लिखूंगा? आप इस चीज को ना थोड़ा सा इधर करके लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
ए जी इज इक्वल टू एस जी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बात करें। अब देखिए, बढ़े? कंफ्यूजन है? नहीं ना? अब आगे बात देखिए। जी डी बराबर 10 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? इन ट्रायंगल जी एस पी। इन ट्रायंगल पूरा मैकेनिज्म समझ गए ना? अब यहां से क्या निकल जाएगा? एस पी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और एस पी जब निकालेंगे तो एस डी और एस पी के बीच क्या रिलेशन है? एस पी इज अ ट्वाइस ऑफ, है ना? नहीं, एस पी मतलब क्या है? एस डी बराबर क्या? एस डी बराबर क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ एस पी। तो एस पी का वैल्यू पता चल गया, तो एस डी नहीं निकल जाएगा। और एस डी और ए एस और ए डी सभी आपस में क्या है? इक्वल है। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा था? इजी वे में निकल गया। बहुत सारे टीचर एक्स मानते हैं और इसको एक्स मानेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप ऐसे मत बनाइएगा, आप ऐसे मत बनाइएगा। मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं। क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल जी एस पी, इन ट्रायंगल जी एस पी। स्टेटमेंट मैं अभी लिखवा दूंगा प्यारे बच्चों, अभी मैं लिखवा दूंगा। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, एस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी का स्क्वायर प्लस पी जी का स्क्वायर। एस जी कितना? 20। एस पी कितना? मालूम नहीं। पी जी कितना निकाले प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पे तो अच्छा, जो जीडी किए थे यहां भी हमको इंप्रूव करना पड़ेगा ना? जीपी, यहां भी तो हमको जीपी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे डी रखे थे। तो जीपी बोलो या पीजी बोलो, बात तो सेम है। तो जीपी हमारा कितना आया है? 10 आया है। अब देखिए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना? 400। 10 का स्क्वायर 100, तो इधर आएगा तो एस पी का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? 300 इज इक्वल टू एस पी का स्क्वायर। देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू, राइट, 10√3 मीटर। एस पी आ गया 10√3 मीटर। अब हम लोग एस पी क्या है? एच डी का हाफ, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो कॉर्ड को वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो मैं एस डी बराबर क्या लिखूं? नाउ एस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस पी। अब ट्वाइस ऑफ एस पी, तो एस पी कितना आया? 10√3। तो ये कितना हो गया? 20√3, मतलब एस डी इज इक्वल टू 20√3 आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इसी क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्या मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया? नहीं ना? तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, बहुत ही ढंग से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसका मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ठीक है? स्टेटमेंट कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे चीजों को, वो थोड़ा मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। चलिए लिखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए। लेट ए, थोड़ा स्टेटमेंट लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं। लेट ए कॉमा एस एंड डी, ए कॉमा एस एंड डी be the position of अंकुर, सैयद and David respectively, full stop. now और जब देखिए now
अब ये क्या बोला है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ इनका, आर्क AS, इनका कहने का मतलब क्या हुआ, आर्क AS, ऐसे लिखिए, नाउ आर्क AS इज इक्वल टू आर्क कौन सा, SD, और फिर कौन सा, आर्क DA, आर्क DA। नाउ क्यों ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि तीनों बंदे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। उसके बाद नीचे जब आर्क जब सर्कल में इक्वल होता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी आपस में क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं ना। तो लिखिए कॉर्ड AS के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या बन रहा है, AS, कॉर्ड AS, तो नीचे लिखिए कॉर्ड AS, नीचे लिखिए कॉर्ड AS इज इक्वल टू कॉर्ड SD इज इक्वल टू कॉर्ड SD इज इक्वल टू कॉर्ड DA, कॉर्ड AS इज इक्वल टू कॉर्ड SD इज इक्वल टू कॉर्ड DA, कॉर्ड DA। क्लियर है, थोड़ा सा कि पूरा, कोई कंफ्यूजन है क्या। नेक्स्ट लिखिए ट्रायंगल ASD, ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फुल स्टॉप। लेट AP कॉमा SE, let AP comma SE and FD be the medians of triangle ASD and let G be its centroid, फुल स्टॉप। और नीचे लिखिएगा जो बात मैंने आपको बताया था ना कि सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर कोइंसाइड करता है, उसी स्टेटमेंट को मैं लिखवा दे रहा हूं। नीचे लिखिए सिंस कॉमा इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिंस इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉमा द सेंट्रॉइड coincide with its circumcenter with circumcenters, comma we have ये वाला लिखना, we have AG is equal to SG is equal to GD is equal to 20 मीटर। क्लियर हुआ। और नीचे लिखो एक लाइन और लिखना, नीचे लिखना since the centroid of a triangle divides a median in the ratio 2:1, comma we have ये वाला बात को लिख लेना। पूरा ये जो मैं बताया और समझाया हूं इसी चीज को कॉपी कर लेना, ठीक है ना, समझ में आया। इसी चीज को कॉपी कर लेना। देखिए प्यारे बच्चों, चलिए हाँ इसको कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। उस थ्योरम पहले क्या बोलता है वो थ्योरम, उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद उसकी टेक्निकल लैंग्वेज पे मैं जाऊँगा और टेक्निकल लैंग्वेज मैं आपको नोट करवा दूंगा।
पहले उस थ्योरम का मतलब समझ लीजिए, उस थ्योरम का मतलब समझ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। ये अभी जो नेक्स्ट थ्योरम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में ये रिपीट होता ही होता है, एग्जाम में ये थ्योरम रिपीट होता ही होता है। समझ गए? थोड़ा सा कि पूरा? कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़े? देखिए, मान लीजिए ये सेंटर है प्यारे बच्चों, ओ। बोल रहा है कि आर्क के द्वारा, आर्क के द्वारा, मान लीजिए एक आर्क है ए बी, आर्क है ए बी। आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे मान लीजिए एंगल फॉर्म होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। समझ रहे हो छोटू बाबू? आर्क के द्वारा, आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है ए ओ बी। तो ये थ्योरम बताता है आपको कि सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो डबल फॉर्म होगा अगर इसी आर्क के द्वारा, ये अभी आर्क कौन सा ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा। अभी आर्क ले रहे हो ये वाला माइनर आर्क ए बी, अभी आर्क ले रहे हो माइनर आर्क ए बी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? अगर ये माइनर आर्क ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल फॉर्म हुआ और इसी आर्क के द्वारा, मतलब कि यही आर्क अगर रिमेनिंग आर्क, मतलब बचे हुए आर्क पे कहीं एंगल फॉर्म करेगा, मान लीजिए सपोज कर लीजिए बच गया आर्क ये वाला, तो ये कहीं भी एंगल फॉर्म करेगा तो ये भी एंगल बना। मान लीजिए इसका सी नाम दे देते हो, तो रिमेनिंग आर्क में जो एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल का सेंटर पे बना एंगल डबल होगा। फिर से बता दें कि एक आर्क मैंने लिया माइनर आर्क ए बी, तो ए बी के द्वारा सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और इस ए बी के द्वारा ये आर्क छोड़ के जो रिमेनिंग आर्क है वहां अगर कहीं पे भी एंगल बनता है तो इस एंगल रिमेनिंग आर्क पे जितना एंगल बनेगा उस एंगल का सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा। मींस अगर यहां पे 30 बनता है प्यारे बच्चों तो यहां पे 60 बनेगा। अगर इसी आर्क के द्वारा यहां पे एंगल बन रहा है तो अगर ये 30 बन रहा है तो यहां 60 बनेगा। इसी आर्क के द्वारा यहां पे एंगल बन रहा है तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल का सेंटर पे डबल एंगल बनेगा। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा? कोई कंफ्यूजन है? आया समझ में छोटी आपको बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा? ये थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या बोलता है वो समझ में आ गया? चलिए इस थ्योरम को नोट डाउन कीजिए, इस थ्योरम को नोट डाउन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट डाउन कीजिए। लिखिए, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, और इस थ्योरम में लिख लीजिएगा 99.9999% इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल, इज डबल
the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, देखिए इस थ्योरम का ना 3 फिगर बनाइएगा। इस थ्योरम का जब प्रूव करेंगे इसको तो 3 फिगर बनाइएगा। देखिए आर्क की बात हो रही है तो आप जान रहे हो कि आर्क माइनर आर्क हो सकता है। 3 केस बनाएंगे, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क और एक सेमी सर्कल। माइनर आर्क, मेजर आर्क और एक सेमी सर्कल, 3 फिगर बनाएंगे। ठीक, तीनों फिगर पहले 3 सर्कल बनाइए। तीन सर्कल बनाइए, ठीक ना। एक पहला केस 1 में, एकदम केस 1 में ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्यारा। देखो केस 1 में माइनर आर्क लेंगे हम लोग, सिर्फ फिगर 3 बनाइएगा, प्रूव करने आएगा एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह आप इसको प्रूव कीजिएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ए माइनर आर्क में ए लिया हूं और यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका नाम सी। उसी तरह अगर हम सेमी सर्कल लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, और जैसे मैं फिगर बना रहा हूं सारा मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान ना हो। ए बी सी, अबर जो ए बी जो मैं लिया हूं और ये ओ है और ये डी, अबर जो आर्क ले रहा हूं मैं मेजर आर्क ले रहा हूं। पहले फिगर बना लीजिए, सारा मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना हो, ठीक ना। चलो ए बी, सी ओ, देखिए मैं इसमें
3 केस लिया, आपको 3 फिगर बनाना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहला फिगर ए बी मैंने माइनर आर्क लिया, तो माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना एंगल ए ओ बी, और रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल बना एंगल ए सी बी। जो बात यहां पे वैलिड, जो बात मैं एक्सप्लेन करूंगा वही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी वैलिड होगा, वही कॉन्सेप्ट इसके लिए भी वैलिड होगा प्यारे बच्चों। राइट और पहले इधर ध्यान दीजिए बच्चे। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्या किया कि आर्क ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड था उसको ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा। और आर्क ए बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना वो एंगल ए ओ बी, और रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल बना वो क्या बना ए सी बी, एंगल ए सी बी। राइट आ रहा। मैंने क्या किया कि सी और ओ को ज्वाइन किया, सी और ओ को ज्वाइन किया और उसी को थोड़ा मैं प्रोड्यूस कर दिया डी तक। प्रोड्यूस का मतलब हुआ उसी को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है ना, उसी को बढ़ा दिया। ध्यान देना, समझ पा रहे मेरा बात कि नहीं समझ रहे? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं सेम कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने क्या लिया कि ए बी इज अ सेमी सर्कल। केस टू ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर में मैंने क्या किया कि अगर मैंने ए बी इज अ माइनर आर्क लिया तो माइनर आर्क के द्वारा हमारा सेंटर पे एंगल क्या बना, ये वाला ए एंगल बना, एंगल मतलब रिफ्लेक्स, क्या एंगल बना, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हो, 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो एंगल ए ओ बी मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो रिफ्लेक्स बनेगा। राइट अराउंड। और जब ये मेजर आर्क लिए तो जो रिमेनिंग आर्क है वो ए वाला है, तो रिमेनिंग आर्क में जो एंगल बना इसी आर्क के द्वारा, मतलब कौन बना, एंगल ए सी बी। राइट अराउंड। हमको क्या प्रूव करना है, समझ में आ रहा है ना? थ्री केस, ये मेजर आर्क लिए, सेमी सर्कल लिए, माइनर आर्क लिए। फर्स्ट फिगर में माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल मैंने फॉर्म किया, सेकंड फिगर में सेमी सर्कल के द्वारा एंगल फॉर्म किया, थर्ड फिगर में मैंने क्या किया, मेजर आर्क। और मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब होता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम। क्लियर है? सभी को क्लियर है कि कंफ्यूजन है? एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़े, चलो छोटी। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्यारे बच्चों। जो मैंने बता रहा हूं, सुनो, जो मैं बता रहा हूं ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को ये लेना। ये इसको प्रोड्यूस करने के कारण, ये प्रोड्यूस करने के पीछे मेरा लॉजिक था कि ये एंगल छोटी इन ट्रायंगल ACO, ये एंगल ए, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ए एंगल, जो कॉन्सेप्ट इसके लिए वैलिड होगा वही कॉन्सेप्ट इसी के लिए सेम कॉन्सेप्ट। ACD इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ACO के लिए क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। पता है ना? पता है कि नहीं पता है? और आप ध्यान दो, हमारा कैसे प्रूव करेंगे, पूरा मैकेनिज्म फिट कर लो प्यारे बच्चों। इस एंगल को ध्यान देना, इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा, ये इस एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ACO के लिए, और ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इस एक्सटीरियर एंगल के इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ दिस एंगल प्लस सम ऑफ दिस एंगल। राइट अराउंड। तो मैं लिख दूं कि एंगल AOD इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, AOD इज इक्वल टू क्या लिखूं, एंगल OAC प्लस एंगल OCA लिखो।
छोटू भैया बोलो, क्या लिखूं? ओ ए सी और ओ सी ए, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अब आप बताइए ओ ए और ओ सी क्या है? रेडियस। रीजन यहां पे क्या मेंशन करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब सम ऑफ, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। रीजन मेंशन करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिख लीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। क्लियर है? राइट या रॉन्ग? अब देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, OA और OC आपस में क्या है? सेम है। OA और OC आपस में क्या है? तो आप देखो OA और OC जब सेम है तो OA के सामने वाला एंगल कौन? एंगल OCA। और OC के सामने वाला एंगल कौन? एंगल OAC। राइट या रॉन्ग? नहीं समझ में आया? तो इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन 1 एंड ध्यान देना, एंड फिर इसी प्रकार यहां पे देखो OB और OC भी आपस में इक्वल है, तो OB इज इक्वल टू व्हाट? OC। OB इज इक्वल टू व्हाट? और OB के सामने वाला एंगल कौन? एंगल OB के सामने वाला एंगल कौन? एंगल OCB। और OC के सामने वाला एंगल कौन? एंगल OBC। इक्वेशन 2। राइट या रॉन्ग? कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? नहीं ना, कंफ्यूजन है छोटे, ध्यान देना। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ये मैंने जानबूझ के किया। अब यहां पे मेरे को कि इस एंगल का रिलेशन किसके साथ बनाएंगे? इसके साथ। ध्यान देना, अब ये क्या हो जाएगा? इस एंगल की जगह पे, छोटी इधर ध्यान दो, इस एंगल की जगह पे मैं ये एंगल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप इक्वल। तो मैं क्या लिखूं? पहले समझ लीजिए। ओए क्या करेंगे हम? इस एंगल इज इक्वल टू क्या लाएंगे? ट्वाइस ऑफ दिस। और फिर सिमिलरली इस एंगल इज इक्वल टू क्या लाएंगे? ट्वाइस ऑफ दिस। और ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और इसमें भी पूरा एंगल बन जाएगा, और 2 इसमें आएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आएगा कि नहीं आएगा? राइट या रॉन्ग? तो अभी मैं क्या लिखूं? एंगल AOD इज इक्वल टू, हमें किस एंगल की जरूरत है? इस एंगल की जरूरत है, तो हमको कौन सा एंगल रिप्लेस करना पड़ेगा? ए वाला। तो OAC के जगह पे मैं क्या लिखूं? OAC के जगह पे मैं क्या लिखूं? एंगल OCA प्लस एंगल OCA। तो ये क्या हो जाएगा? कैसे? कहां से भाई? फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। अब देखिए एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल OCA। इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा? राइट या रॉन्ग? जो कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं यहां भी सेम कॉन्सेप्ट। देखो ना, यहां पे एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? खुद ही बताओ। इस ट्रायंगल ACO के लिए एक्सटीरियर ये होगा, और ये देखो इस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल AOD, जो आप लिखे हो AOD। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। और इस एंगल इज इक्वल टू क्या होता? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। और ये एंगल की हमें जरूरत नहीं है। AO इज अ रेडियस और OC इज ऑल्सो रेडियस। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? अगर ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? तो यहां भी यही बात होता ना कि इस एंगल को किससे रिप्लेस कर देते? इससे। तो फिर यही चीज आ जाता ना। यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ये एंगल जो होता, ये एंगल, ये ट्रायंगल
मतलब ट्रायंगल AOC के लिए क्या होता, एक्सटीरियर होता, और एक्सटीरियर बराबर क्या होता, दिस एंगल प्लस दिस एंगल होता ना, कि नहीं होता? कोई कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्लियर, कोई डाउट है? अब देखिए, अब सिमिलरली करके क्या लिखेंगे? सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल, अरे भाई इस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ, बताइए, OC इक्वेशन 4, राइट है रॉन्ग? समझ में आ गया? कंफ्यूजन है क्या? इधर मैं लिख देता हूं, इधर एडिंग इक्वेशन 3 and 4, adding equation 3 and 4 we get क्या लिखेंगे? एंगल AOD ऐड करने का क्या टेक्निक है? LHS को LHS के साथ, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ एंगल OCA प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OCB। अब देखिए, AOD दिस एंगल, BOD दिस एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनेगा? एंगल AOB, एंगल AOB। अब 2 को कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा? एंगल OCA, एंगल OCB। अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, समझ रहे हो ना? अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा? अब देखिए, OCA ये वाला एंगल, OCA ये वाला एंगल, और दूसरा हमारा कौन है? OCB ये वाला एंगल। अब ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या हो जाएगा? एंगल C मीन्स एंगल ACB, एंगल AC, तो क्या लिखेंगे? और यही चीज तो हमको प्रूव करना था, यही ना? देखिए, AOB इज इक्वल टू क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल, समझ में आया? जितनी बात यही करना है, सिर्फ मैं अभी स्टेटमेंट आपको लिखवा दूंगा कि कैसे लिखना है, यही करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आसान है कि टफ है? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? चलो लिखिए, जो लिखवा रहा उसको लिखिए। गिवन, पहले लिखिएगा गिवन, लिखे इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूं, उसी तरह गिवन। ए पिक्चर बनाए हो, फिगर बनाए हो? लिखो अ सर्कल, ऐसा अ सर्कल, और उसके बाद ये लिखना C जिसका सेंटर O, रेडियस R। लिखो COR, ऐसा बाबू, ऐसा ए वाला, ए वाला। लिखो a circle COR in which arc AB subtend arc AB subtend angle AOB
एट द सेंटर, वो क्या है, सेंटर है, एंड ACB at any point C on the remaining part of the circle, full stop, on the remaining part of the circle, to prove नीचे, to prove लिखो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, कॉमा उसी में लिखना व्हेन आर्क AB is a minor arc, or a semicircle, फुल स्टॉप। और नीचे लिखना, देखो ये किसके लिए, AB यहाँ पे माइनर आर्क है और सेकेंड वाला में AB क्या है, सेमी सर्कल, थर्ड वाला में क्या है, AB मेजर। तो लिखो, नीचे लिखो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, ये वाला रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, कॉमा आर्क AB, कॉमा when arc AB is a major arc, क्लियर हुआ। नीचे लिखिएगा कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए प्यारे बच्चों, देखो A को B से ज्वाइन किए, सेम बात उन लोग पे भी लागू होगा, और C को O से ज्वाइन किए और फिर इसको प्रोड्यूस किए। तो कंस्ट्रक्शन में लिखो ज्वाइन AB एंड CO, फुल स्टॉप, प्रोड्यूस CO to a point D outside the circle। ए D पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल। उसके बाद ये पिक्चर आप लोग बना लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए प्रूफ लिखिए क्लियरली, कॉमा देयर आर थ्री केसेज, क्लियरली देयर आर थ्री केसेज। पहला केस क्या है, लिखो नीचे केस वन, आर्क AB इज अ माइनर आर्क, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फिगर वन, मतलब AB जो है माइनर आर्क है। केस टू में लिखिए आर्क AB, केस टू में लिखिएगा नीचे केस टू, आर्क AB इज अ सेमी सर्कल, फिगर टू, ब्रैकेट में लिखिए फिगर टू। केस थ्री लिखिए, केस थ्री आर्क AB इज अ मेजर आर्क, क्लियर है ना, क्लियर है। ये इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने सारा मैकेनिज्म आपको बता दिया, कि नहीं बता दिया,
इतना आपको लिखना पड़ेगा। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? कोई कंफ्यूजन है क्या? है कंफ्यूजन? और लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखो, ये लिखना ओ ए बराबर ओ सी, ये जो लिखे हो ना, तो यहां पे तो मैं बता दिया हूं, और नीचे लिखे हो एंगल, तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट, ब्रैकेट में ये जब लिखोगे ओ ए बराबर ओ सी और दिस एंड दिस बराबर दिस, तो रीजन क्या मेंशन करोगे कि इन अ ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर, समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद ये वाला लिखना, ये वाला में आप क्या लिखोगे? इसके ये लिखने से पहले स्टेटमेंट बनाना। लिखो, ये लिखने से पहले स्टेटमेंट बनाना। लिखो, वी नो दैट one side of a triangle is produced, one side of triangle is produced, then the exterior angle so formed, is equal to the sum of the interior opposite angles. राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? समझ में आया? कोई डाउट है? कंफ्यूजन है क्या? और ये उसके बाद यही वाला पार्ट को आपको बना देना है, यही वाला पार्ट को बना देना है। समझ रहे हो छोटे? यही वाला पार्ट जो मैं प्रूफ किया हूं, इसी को आपको कॉपी में कर देना है, आपका प्रूफ हो जाएगा, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन? एनी डाउट? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा, और भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर मेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको बहुत ही खास ज़रूरत है, मतलब जिनको एजुकेशन का सुविधा सही से नहीं मिल पा रहा है, वैसे सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो पाए। थैंक यू।